बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं या ईमानदारी से बात करूं तो हम में से हर दूसरा शख्स जो है वो हर वक्त गैस, सफारा, पेट में दर्द और खाने के बाद भारीपन का एहसास महसूस करता है और हर वक्त ये कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें कब्ज़ बहुत ज़्यादा है और जो है पखाना डेली बेसिस पे नहीं आता। आप ये ज़रा सोचें इस बारे में कि अगर आप डेली बेसिस पे वॉशरूम जा रहे हैं, वहाँ जाके आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपने आप को साफ़ करने के लिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, तो इससे बड़ा जो है वो टेंशन, परेशानी और क्या है कि अपनी बॉडी को आप ठीक तरह से क्लीन नहीं कर पा रहे, आप जो है मेंटली तौर पे रिलैक्स नहीं होंगे, बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर पाएँगे और कब्ज़ के साथ फिर आप ठीक तरह से सोच भी नहीं पाएँगे और कोई भी काम जो है वो ठीक तरह से नहीं कर पाएँगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कब्ज़ की शिकायत हो जाती है और फिर ये दूर भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये कंप्लेंट करते हैं कि वो पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको चंद ऐसी घरेलू टिप्स दूँगा जिन पे अमल करके आप 2 मिनट के अंदर-अंदर अपनी कब्ज़ जो है वो दूर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। सबसे पहले आपको ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि कब्ज़ क्या है और ये किस तरह एक्सप्लेन की जा सकती है। नॉर्मल लोग जो समझते हैं वो ये है कि जी अगर 2-3 दिन पखाना नहीं आया तो ये कब्ज़ की निशानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको डेली बेसिस पे भी पखाना आ रहा है लेकिन पखाना वक़्त करते वक़्त जो है आपको ज़ोर लगाना पड़ता है और पखाना करने के बाद भी आप महसूस करते हैं कि जी आप ठीक तरह से जो है वो खाली नहीं हो पाए या इखराज ठीक तरह से नहीं हो सका और फिर बाद में आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है या फिर कुछ लोग तो इवन यहाँ तक आगे कहते हैं कि उन्हें फिंगर से बाहर निकालना पड़ता है। तो ये जो है, ये कब्ज़ की निशानी है। नॉर्मल बॉल मूवमेंट हर इंसान की डिफरेंट है। हर इंसान की जो आंतड़ियाँ हैं वो डिफरेंट तरीके से हरकत करती हैं। कुछ लोग जो हैं वो 24 आवर्स के बाद अगर इखराज करें तो वो समझते हैं मैं नॉर्मल हूँ और कुछ लोग जो हैं वो 48 आवर्स टू 72 आवर्स यानी 48 से 72 घंटे के बाद भी अगर खारिज होते हैं तो वो ये भी समझते हैं कि ये नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल जो मूवमेंट है उसमें खाना जो है वो आपको नॉर्मल आराम से आ रहा हो रहा होता है, ना तो सख्त होता है बल्कि बिल्कुल नरम आ रहा होता है, आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ता और करने के बाद आपको ये एहसास नहीं होता कि आप मुकम्मल खारिज नहीं हुए। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप मुकम्मल खारिज नहीं हुए, आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है, चाहे ये 24 घंटों के अंदर-अंदर ही है, तो ये समझ लें आप कब्ज़ की शिकायत के जो हैं वो बिल्कुल नज़दीक हैं या फिर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो चुकी है। इसकी निशानियाँ क्या हैं कि जो आप समझ लें अगर आपको ये 3 सिम्पटम हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की जो है आप में अलामात हैं। सबसे पहले जो सिम्पटम है वो ये है कि आपका पखाना बहुत ज़्यादा सख्त आता है और पखाने करते वक़्त आपको पखाने वाली जगह पे दर्द होती है। दूसरे नंबर पे जो है आपको पखाना करने के बाद जो है वो महसूस होता है कि पखाना ठीक तरह खारिज नहीं हुआ और मुझे अभी और हाजत है, लेकिन आप उठ के निकल जाते हैं। और तीसरे नंबर पे पखाना करने से पहले आपको सिगरेट की तलब हो रही है या फिर चाय या कॉफ़ी की तलब होती है। तो इसका मतलब है और उसके पीने के बाद फिर आप पखाना करते हैं, उसके बगैर आपको जो है पखाना नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बाउल हैबिट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं और आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट बन चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब्ज़ की वजूहात क्या हैं। कब्ज़ की मेन जो है वो 3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो है वो गट ब्रेन एक्सिस का डिसफंक्शन। आपको पता है कि हमारा मैदा एक न्यूरल ऑर्गन है, यानी कि ये एक असाबी निज़ाम का अंडर कंट्रोल है, जो कि हमारे दिमाग के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है। इसको हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। अगर इसमें जो है वो डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स होते हैं या वेगस नर्व होती है, अगर इसमें किसी किस्म का डिसफंक्शन आ जाए तो जिसकी वजह से आंतड़ियों की हरकत जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। वो उसकी बहुत सारी वजूहात है, उसमें जो है नंबर 1 जो है वो ज़ियाबितीज़ है, यानी कि जो शुगर की बीमारी होती है वो जो है वो आपकी नसों को मार देती है जिसकी वजह से सिग्नल ठीक तरह नहीं जाते। दूसरे नंबर पे हमारी बहुत सी दिमागी जो बीमारियां हैं जिसमें पार्किंसन डिजीज़ है, जिसमें जो है दिमाग के सिग्नल स्लो हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अहम है।
उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी अपनी बहुत सारी हैबिट्स हैं, वो भी जो है वो कब्ज़ की शिकायत जो है वो करती हैं। अगर हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें फाइबर नहीं होता, तो उस वजह से भी सिग्नल जो है स्लो हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो कब्ज़ की वजह है, वो है मेडिसिन्स। अब बहुत सारी मेडिसिन्स भी हैं जो कि कब्ज़ करती हैं, उनमें बहुत सारी जो है आयरन सप्लीमेंट्स हैं जो अक्सर औरतें इस्तेमाल कर रही होती हैं। दूसरे नंबर पे एल्यूमीनियम और डिफरेंट किस्म के एंटासिड्स हैं जो कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम वाले ये जो हैं वो और एल्यूमीनियम वाले एंटासिड्स जो हैं वो हम मैदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जो है हमारी गट एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। दूसरे नंबर पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें वरापामिल है, डिल्टायाजिम है या फिर अमलोडिपिन है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारी आंतड़ियों की हरकत को स्लो कर देती हैं। इसके अलावा क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो भी हमारी आंतड़ियों को स्लो कर देती है, और इसको दूर करने के लिए एंटी एंग्जाइटी या फिर जो नींद की गोलियां हम लेते हैं या पेन किलर जिनमें ओपियोइड है, वो भी हमारी आंतड़ियों की हरकत को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। तीसरे नंबर पे जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ है वो है रुकावट वाली, जिसमें हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जो है कॉन्स्टिपेशन। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें ट्यूमर है, इसके अलावा पॉलिप्स हैं, नॉन कैंसरस पॉलिप्स हैं। तो ये अमूमन जो है 35 ईयर्स के बाद अगर आपको पखाने में महसूस होता है कि बिल्कुल पतला सा आ रहा है और उसमें खून आ रहा है पखाना करने से पहले या बाद में, और उसके साथ जो है आप समझते हैं ये पखाना ब्लैक कलर का आ रहा है, तो इसके लिए, और आपको साथ कब्ज़ हो रही है, तो इसके लिए आपको कोलोनोस्कोपी लाजमी करवानी चाहिए। ख़ुसूसन अगर आप समझते हैं आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोलोन कैंसर की या बड़ी आंत के कैंसर की, तो आपको कोलोनोस्कोपी लाजमी करवानी चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए आप एक तो डायग्नोज कर सकते हैं और अपना मसला भी जो है, अगर आपको पॉलिप है तो वो इसके लिए उसी टाइम पे रिमूव हो सकता है। अब मैं आपको वो वज़ाइफ बताऊंगा जो कि आप इस्तेमाल करके जो है अपनी कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने फाइबर डाइट लेनी है। अमूमन जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स आते हैं, लेकिन उनमें जो है 10 to 15 ग्राम जो है वो फाइबर होता है, और एक जवान मर्द और औरत को जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो 25 to 35 ग्राम या 40 ग्राम जो है वो फाइबर चाहिए। और ये दो तरह के होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर होते हैं, ये जो है ये पानी को बहुत ज़्यादा चूस लेते हैं, जिसकी वजह से जो है पखाना काफ़ी नरम हो जाता है। दूसरे नंबर पे नॉन सॉल्युबल यानी कि ना हल पजीर, ये क्या करते हैं, ये हमारे पखाने को बल्क देते हैं या उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बाउल मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है उनके पट्टों की, जिसकी वजह से जो है पखाना आ जाता है। तो इसमें साइलियम हस्क जो है वो बहुत अच्छा है, या फिर और जितनी भी सब्जियां हैं, सैलड है, वो फाइबर उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आप लाजमी अपनी डेली खुराक में इस्तेमाल करें। 3 तरह के फल ऐसे हैं जो कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ फाइबर हैं। इनमें सबसे पहले कीवी, एक जो कीवी है उनके अंदर जो है वो तकरीबन 5 ग्राम तक या 4 ग्राम तक जो है वो फाइबर होता है। इसके अलावा ये हमारी बाल मूवमेंट्स को बहुत अच्छा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको डेली पखाना जो है ज़रूर आता है। दूसरे नंबर पे अमरूद, गोवा, आजकल जो है वो बहुत अच्छा जो है अमरूद आया हुआ है और ये सीज़न है गोवा का। इनमें भी 5 ग्राम तक फाइबर लाजमी होता है। दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं जो कि हमारी बॉल मूवमेंट्स को बहुत अच्छा बढ़ा देते हैं। तीसरे नंबर पे इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम होता है, यानी कि मीठे की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से जो शुगर के पेशेंट हैं वो इसको ले सकते हैं, वो ताकि उनकी बाउल मूवमेंट्स अच्छी हो सके। तीसरे नंबर पे एवोकाडो, उसमें भी जो फाइबर की मिकदार होती है वो 4 ग्राम तक होती है, और ये भी जो है ये हमारे जो आंतड़ियों की लाइनिंग है उनको नरिशमेंट देते हैं, और आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी मिकदार को बहुत अच्छा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तीसरे नंबर पे कच्चा चोकर या रॉ ब्रान जो है ये बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। कोशिश करें कि 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, और इसके लेने के बाद जो है फ़ौरन 1.5 से 2 गिलास पानी लाजमी इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे अपनी हाइड्रेशन को बहुत बेहतर करें। आजकल सर्दी है तो अक्सरियत लोग जो हैं वो पानी की मिकदार बहुत कम रखते हैं, तो कोशिश करें कि आप 8-10 गिलास डेली बेसिस पे पानी ज़्यादा पिएँ, ताकि पखाना जो है वो काफ़ी नरम हो सके। और पाकिस्तान में जो है आप अपनी जो डेली की रूटीन है उसमें दही का इस्तेमाल लाजमी करें, इसके अलावा लस्सी का इस्तेमाल लाजमी करें। कांजी का इस्तेमाल जो है वो भी जो है स्टूल सॉफ्टनर है और उसके बल को बढ़ा देता है। फर्मेंटेड राइस जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है, जो है वो
फाइबर का, तो वो भी आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ौरन से कब्ज़ को दूर करता है। अब कुछ हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं जो कि कब्ज़ को बढ़ाती हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो ये गलती है कि आजकल लोग क्या करते हैं, वॉशरूम में जाते हैं तो वो अपना मोबाइल साथ ले जाते हैं। तो मोबाइल साथ लेने का मतलब ये होता है कि वो अपने दिमाग को जो है वो मोबाइल पे फ़ोकस कर लेते हैं। हालाँकि मैंने आपको बताया कि ये गट ब्रेन एक्सिस की वज़ह से सारा कुछ हो रहा होता है। यहाँ कोलोन से सिग्नल दिमाग को जाते हैं, दिमाग से हमारे रेक्टम में आते हैं जिसकी वजह से वो रिलैक्स होती है और हमें पखाना आता है। जब आप अपनी सारी तवज्जो जो है वो ब्रेन मोबाइल पे लगा देंगे तो ये सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो आपके सिग्नल जो है वो ठीक कोलोन को या रेक्टम को नहीं मिलेंगे और उनकी जो मूवमेंट है वो कम होना शुरू हो जाएगी, पखाना आपको खुल के नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं लोग, पखाने को रोक लेते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पखाना आ रहा होता है तो रोक लेते हैं, वो सफ़र में होते हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं तो जी हम बाद में चले जाएँगे। तो ये डेली की एक रूटीन है जो कि आपके दिमाग को कंट्रोल करती है। तो अमूमन कोशिश करें कि इस रूटीन को डिस्टर्ब ना करें और जब भी आपको हाजत महसूस हो फ़ौरन जाके करें। तीसरे नंबर पे आजकल हम जो है वो सीट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सीट में बेसिकली ये होता है कि उसमें जो है वो रेक्टम जो है वो प्रेस हो जाती है और वो समझ लें मुड़ सी जाती है, जिसकी वजह से पखाना खुल के नहीं आता। तो जब भी आप सीट इस्तेमाल करें तो आप सामने फुट रेस्ट रख लें ताकि आपके पाँव ऊपर हों, टाँगें खुली हों और रेक्टम को प्रॉपर स्पेस मिले ओपन होने के लिए और आपको पखाना जो है वो खुल के आ सके। इसके अलावा आप डेली वॉक करें, इसके अलावा आप अगर आप समझते हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो एब्डोमेन की थोड़ी-सी क्लॉकवाइज़ जो है वो मालिश लाज़मी करें डेली बेसिस पे, ताकि कोलोन की हरकत जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। नाज़रीन, ये तो वो चंद तरीके थे या घरेलू टोटके या खुराक थी जिन पे अमल करके आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को बगैर किसी दवाई के इस्तेमाल कर सकते हैं। वजह ये है कि अगर आप दवाई इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपकी जो है वो गट लाइनिंग जो है वो उसकी उसकी आदत पड़ जाएगी और एक अल्टीमेटली टाइम आएगा कि फिर वो दोबारा जो है उस पे वो दवाई असर नहीं कर रही होगी या फिर उसके जो न्यूरोनल सिग्नल हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएँगे। तो कोशिश करें कि नेचुरली जितना भी है अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।